नमस्कार। आज की क्लास रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर्स के लिए, जो कि 2024 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं। ये पूरी 6 मंथ स्ट्रेटजी रहने वाली है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर समझाई जाएंगी, शुरुआत में ही समझ लीजिए। आपको बेसिक से जानकारी देखो हर किसी को होती है। मुझे लगता है यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। ये चीज़ों के ऊपर बात नहीं होगी। जो कि आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चीज़ बताई जाएगी। जैसे कि रीजनिंग की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल देती हूँ, रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग में कौन कौन सी बुक्स होंगी जो आपको इस जर्नी के अंदर आपको पढ़नी होगी। फिर उसके बाद आपका वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इस वेटेज को मैंने बनाया था, ठीक है। और ये वेटेज सिर्फ 1 साल का नहीं, 2022 के, 21 के, 20 के, इन सभी के शिफ्ट्स के पेपर लगाने के बाद इस डेटा को जनरेट किया गया है। तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा और आप खुद जाके चेक भी कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिलेवेंट डाटा है, ठीक है। अभी हमें यहाँ से शुरुआत करनी है और यहाँ से हर एक चीज़ को समझना है। देखो, इस वीडियो की लेंथ लंबी जा सकती है, बट अगर आप सच में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। बात करते हैं नोटिफिकेशन की कि कब हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर उसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ये जानकारी भी हमें पता होनी चाहिए शुरुआत में ही। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 16 जुलाई 2024 ऑब्वियसली उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा एग्ज़ाम ही है कि एग्ज़ाम किस मंथ में रहने वाला है, तभी जाके हम इस चीज़ को डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक चीज़ों को पढ़ना होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम रहने वाला है आपका, ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपके पास बहुत अच्छा सफिशिएंट टाइम है और इस सफिशिएंट टाइम में वही बाजी मार के जाएगा जिसको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता होगी, एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, ना कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक अच्छा डाटा प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम इस जर्नी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं। एग्जाम पैटर्न ये भी ऑब्वियसली आप सभी को पता है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। रीजनिंग, आपकी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये 3 ही चीज़ें आती है। मैथ्स इसके अंदर नहीं आती है बिल्कुल भी। 50 मार्क्स या फिर 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 क्वेश्चंस और उसके 50 मार्क्स की वेटेज। तो रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे एंड इंग्लिश के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। मतलब इंग्लिश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा वो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, ठीक है। तो ये आपकी 3 चीज़ें रहने वाली। इन तीनों के ऊपर ही हम सेपरेट बात करने वाले हैं। किस में क्या बुक्स लगेंगी, किस में क्या वेटेज रहने वाली है, कहाँ से चीज़ें पढ़नी होंगी, क्या कोई बैच भी है जिसको हमें लेना होगा, वो सारी ही चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हमारी रीजनिंग से, ठीक है। रीजनिंग के अंदर पहली चीज़ जो कि यहाँ पे मेंशन ही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं या रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ का हमें पता तब चलता है जब हम प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर ले और ये पता कर ले कि किस चीज़ से कितने ज़्यादा क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा एनालिसिस जो है वो मैंने कर लिया है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि आपका ये जो एनालिसिस का टाइम है ये बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नंबर देखो, इसमें जो आपको लिखने का तरीका है मेरा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चैप्टर नहीं लिखे हैं, क्योंकि अगर मैं चैप्टर लिखने लगी ना तो पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा और उस एनालिसिस का कोई फायदा नहीं रहने वाला है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन, इस चैप्टर से हर कोई चैप्टर एक 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 एक, एक करके जा रहा होगा। क्योंकि रीजनिंग जो चीज़ है ना ये टॉपिक वाइज करी नहीं जाती, इसको अलग तरीके से करा जाता है। पर एक बार तब भी हम इधर नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका नंबर्स का खेल होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपके नंबर्स का खेल ज़्यादा देखा जाएगा, मतलब कि आपके नंबर्स के साथ कितना ज़्यादा खेल पाते हैं, कितनी नंबर देख के आप कितना याद कर पाते हैं कि वो किसका फैक्टर हो सकता है, इसका रिलेशन इससे हो सकता है, ये ऐसे बन सकता है। जो नंबर्स का खेल है वो क्वेश्चन का वेटेज आपका 17 क्वेश्चंस रहता है। फिर नॉन वर्बल का पार्ट, नॉन वर्बल मतलब कि ऑब्वियसली आप जानते हैं जिसके अंदर कोई भी नंबर्स नहीं होते, लेटर्स नहीं होते, बस देखने होते, 3 पिक्चर्स दे रखी होती है, उसकी नेक्स्ट वाली हमें डिसाइड करनी होती है। या और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे क्लॉक वाले हो गए, डाइस वाले क्वेश्चंस हो गए, वहाँ पे आपका नॉन वर्बल आता है जो कि आपकी 9 क्वेश्चंस के या 9 मार्क्स की वेटेज रखता है, ठीक है। ये 25 आपके 50 क्वेश्चंस में से कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहने वाला है। फिर आपके हम लेटर की बात कर ले तो लेटर आपके 8 रहने वाले हैं।
लेटर मतलब कि जैसे कि आपके ABCD जो होता है उनके साथ जो नंबर्स के साथ होता है, उनका क्या क्या उसका जो नंबर निकल के आता है, जैसे A का 1 है ना, और आपका Z का 26 हो जाएगा, बीच में आपका MN आते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, इससे आपको ऐसे दिमाग लगाना है, मतलब कोड डिकोडिंग वाली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका लेटर से रिलेटेड जो भी होंगे, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो जो चीज़ें होंगी, उसमें आपके 8 क्वेश्चन की वेटेज आपकी रह रही है। फिर आपका SNC मतलब कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यहाँ से आपको वेन डायग्राम की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है, तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। ये जो डाटा है ये एवरेज है, मतलब कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, बट आप इससे बहुत ज़्यादा वाइड, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा ही आपको देखने को मिलेगा। सेटिंग की बात करें, चाहे वो सर्कल में सेटिंग हो सकती है, लाइन में सेटिंग हो सकती है, सेटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए कैसा भी हो, उसके आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन, चाहे वो डायरेक्शन जैसे कि अभी आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर आपने राइट टर्न ले लिया, आपने ये ले लिया, आप वहाँ जा रहे हैं, ऐसे करके जो क्वेश्चन होता है उसके आपकी वेटेज जो है वो 2 क्वेश्चन की रहने वाली है। फिर आपकी रिलेशन की, जो कि आप जानते हैं कि रिलेशन की 2 क्वेश्चन की, एनालॉजी की आपकी 2 क्वेश्चन की, डिक्शनरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत बेसिक है, मुझे लगता नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। ठीक है, जिसको डिक्शनरी देखना आता है वो 1 क्वेश्चन ले लेगा। और डे वाला भी एक क्वेश्चन देखने को हर शिफ्ट में मिल रहा है, जो कि ये है कि बताइए कि 2005 में इस तारीख को इस दिन में कौन सा डे रहा था, ऐसा कोई क्वेश्चन जो है इसकी। अच्छा, आपको लग रहा है कि क्या डे गिनने पड़ेंगे, इसकी ट्रिक्स वगैरह होती है, आप देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसमें आपका 1 क्वेश्चन की वेटेज रहने वाली है। इस डाटा को ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर ले जहाँ भी आप रीजनिंग करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको मेहनत कहाँ पे ज़्यादा करनी है। बुक्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी होगी। देखो, पॉइंट सिर्फ इतना है, एक बुक पढ़िए पर ऐसे पढ़िए कि बार बार उसकी रिवीजन करते रहिए। रीजनिंग के लिए आपकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, कंसेप्ट वाली कोई नहीं होती, क्योंकि रीजनिंग जो होता है सारा का सारा प्रैक्टिस का खेल है। जितना कर लो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ना आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसे क्वेश्चन, अगर आप पहली बार है, ठीक है, पहली बार जाके रीजनिंग का पेपर लगाइए, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अपने आप अटेम्प्ट कर लेंगे, मतलब उनके लिए कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत ऐसी नहीं पड़ती है खास। तो इसके लिए आप थ्रू बुक जाएंगे, मतलब कि मैं आपको बुक बता रही हूँ, एक पिनेकल की बुक होती है जो कि आप 5 ईयर की जो सारे क्वेश्चन होते हैं उनको सम अप करके बनाया होता है। किरण की बुक भी मिल जाती है रीजनिंग की, बट मेरा तो आपको सजेशन यही रहेगा कि आप पिनेकल की ही ले, क्योंकि 5 ईयर्स के जो PYQ है वो बहुत सफिशिएंट है, और उन्हें की बार बार आप रिवीजन देंगे तो बहुत अच्छे आसानी से आपका जो स्कोर है वो बन जाएगा। तो पिनेकल की बुक आप यहाँ पे ले सकते हैं। और मेरा एक और सजेशन ज़रूर रहेगा आपके लिए कि रीजनिंग में ना एक टीचर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, तो एक आप प्रैक्टिस बैच में अगर ले लेंगे ना, जो कि बहुत अफोर्डेबल होगा, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, आप बेशक अपने मॉक्स लगा रहे होंगे, बट अगर आपको कोई टीचर समझाने वाला नहीं है जो कि बहुत अच्छा ओवरऑल सम प्रोवाइड कर रहा है आपको कि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको एक साथ मिला के आपको पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक प्रैक्टिस बैच में भी एनरोल कर ले। मैं पहले इस चीज़ को नहीं बोलती थी, बट मैंने अब बोलना शुरू कर दिया, बिकॉज मैंने देखा है कि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट होते हैं वो आपका रेगुलर नहीं हो पाते, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। बात करेंगे वीडियो के एंड में कि कौन सा बैच लेना है। बाकी हमारा रीजनिंग की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपकी खत्म होती हैं। सिर्फ एक ही बुक आपको लेनी है, और उस बुक से क्या करेंगे, उस बुक में चैप्टर वाइज आप जा सकते हैं, ठीक है, नंबर्स वाली चीज़ों को पहले ख़त्म कर सकते हैं, और बार बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। एक यही तरीका है रीजनिंग के लिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं निकल के आएगी जो मैं बहुत अलग बता दूंगी और आप उसे सिलेक्शन ले लेंगे। बस प्रैक्टिस ही करनी है, एक ही बुक से करनी है। रिसोर्सेज में ना हम भागे चले जाते हैं, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये चीज़ ना करिए, एक ही बुक पे स्टिक करिए, बार बार करिए, एंड दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। अब देख लेते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस को, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से सर्च होने वाला टॉपिक है। जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इस चीज़ को जानना जरूर चाहता है। देखो, इस चीज़ को देखो, यहाँ पे आपको वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, तो आप सब्जेक्ट वाइज बड़े आराम से जा सकते हैं। स्टैटिक का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, 18 क्वेश्चंस की वेटेज लेके जा रहा है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आपके 7 क्वेश्चन की, साइंस अगेन 7, साइंस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के देखने को मिल रहे हैं। 11th-12th की साइंस तक के भी क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और किसी ऐसे टीचर पर स्टिक करना है जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हों, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के आपके 6 क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा वेटेज है, ठीक है। ज्योग्राफी के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, ज्योग्राफी और पॉलिटी ऑलरेडी हमारे
मेरे चैनल पे कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से बेस करके उसकी शुरुआत बहुत अच्छे से करवाई गई है, आपको मज़ा आ जाएगा। और फ्री में अगर ऐसा कंटेंट मिल रहा है ना, तो उसको जाने मत देना। ये मत सोचना कि फ्री में अवेलेबल है तो मैम कोई अपना पेड बैच निकाल देंगी, उसके बाद कह देंगे अब यहाँ आ जाओ, ये तो सिर्फ ऐसे ही था, इससे अच्छा पढ़ा दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जाइए, उसे देखिए, पूरा कंप्लीट ख़त्म कीजिए। आप खुद कहेंगे कि आपको पूरे ज्योग्राफी और पॉलिटी से डर निकल गया, ठीक है। तो बहुत मेहनत करके वो मैंने एक महीने तक उन प्लेलिस्ट को चलाया, तब जाके उन्हें कंप्लीट किया। मेरे हिसाब से दोनों में ही 30 वीडियो हैं, तो जाके एक बार ज़रूर देख लें। और इस तरीके के वेटेज से आपको पढ़ना होगा। एक ही बुक मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, ल्यूसेंट जीके की बुक है, कोई सा भी एडिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ऐसे भी जिस भी मीडियम से आप कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। बस अगर आप ल्यूसेंट कर रहे हैं तो ल्यूसेंट में मिसलेनियस करके आपका स्टैटिक पोर्शन आपको वहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से अपना स्टैटिक पोर्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको पुराने डाटा को याद करना होगा, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, उसमें जो म्यूजिशियन हैं, डांसर्स हैं, उनको जो जो अवार्ड मिले गए हैं उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से नज़र डालना। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कि स्टैटिक के अंदर आप ये देख लो कि ये तो इस डांस रिलेटेड है, ये इस डांस से। आपको ये भी याद रखना होगा कि जो पर्सनैलिटी है उसका पास्ट में कौन कौन से उन्हें अवार्ड मिले गए हैं, जो कि बहुत फेमस अवार्ड है, सिर्फ उन्हीं को याद करना है। तो अलग तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब ये जो कंपटीशन है इतना भी नहीं रह गया है, इतना कम भी नहीं है, काफ़ी अच्छा कंपटीशन हो चुका है। हिस्ट्री के लिए भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। देखिए, जीएस जो होता है ना, इसके अंदर एक ही चीज़ है, थ्योरी हम जितना मर्जी कर ले कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। तो हमारा मोटिव सिर्फ यही रहने वाला है कि हम पीवाईक्यू के ऊपर बहुत अच्छे से मदद लें। पीवाईक्यू की हेल्प लोगे, उसमें एप्लीकेशन बेस पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। तो जितने ज़्यादा पीवाईक्यू लगाओगे उतने ज़्यादा जीके का स्कोर बढ़ेगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, उसके बाद उसकी रिवीजन और पीवाईक्यू। सिर्फ सिलेबस खत्म करने से भी कुछ नहीं होगा। बहुतों को ऐसा लगता है कि सिलेबस कंप्लीट कर लिया तब भी मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हो। पीवाईक्यू जितने लगाओगे, 150, 200, अब आप कहोगे इतने ज़्यादा, लोग 300 भी लगाते हैं जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, बिकॉज 50 मार्क्स की वेटेज तो इसकी भी है। ऐसा नहीं है कि 25 क्वेश्चन की है और बाकी की 50-50 है तो आप सोचो इसको लाइटली ले लेते हैं। यही बताएगी कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलने वाला है, आपको एमईए मिलने वाला भी है या नहीं, क्योंकि बहुतों की यही चाह होती है कि इसके अंदर ये मिल जाए, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए अगेन आपको बैच मैंने बता दिया, जाके देख लेना ज़रूर, ठीक है। आई बटन पे भी लगा दूंगी। करंट अफेयर के लिए भी ऑलरेडी वीडियो है, देखो आप जाके उस प्लेलिस्ट को देख लोगे ना, जो कि मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड बनाई है। उसके अंदर हर एक चीज़ को क्लियर किया, स्टैटिक कैसे पढ़ोगे आप, ज्योग्राफी कैसे पढ़ोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज। बाकी अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि मुझसे ही कंज्यूम करना है तो वो भी आप जाके कर सकते हैं। बुक्स में आपको ल्यूसेंट एंड पिनेकल ही लेनी है, पिनेकल वही जो कि आपकी 5 ईयर्स की होती है, ठीक है। आपको जीएस के लिए ही लेनी है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना तो बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए, मूक ज़रूर लगाइए। अगर आप बोलोगे ना इन सारी चीज़ों में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मूक, क्योंकि आप उस मूक में ना वो ये फील ले रहे होते हो, आप वहाँ जैसे प्रेशर होता है वही चीज़ में आप होते हो। आपको क्वेश्चंस का पता चलता है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हो, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी टीचर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, आपको खुद के ऊपर होना पड़ेगा, खुद से इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा और चीज़ों को उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस करते रहिए, क्योंकि स्टैटिक जो है जितना याद करो उतना कम है, तो करते रहिए करते रहिए करते रहिए। डेली का टाइम निकाले कि आज ये खत्म कर दूंगा, आज ये खत्म कर दूंगा, आज ये खत्म कर दूंगा, ठीक है। फिर हिस्ट्री के लिए आप कोई प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए बता दिया, अभी कोई और प्लेलिस्ट नहीं है। इन फ्यूचर कभी होगी तो आप जाके चेक कर लेना, अगर आप बहुत लेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें चेक कर लेना। बाकी करंट अफेयर के लिए भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ, मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड करती हूँ, बताती हूँ कि मंथली ही कीजिए, डेली के ऊपर मत भागिए। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको टाइम अपने यूटिलाइज ही करना है तो डेली वोकैब कर लीजिए, डेली स्टैटिक का कोई एक टॉपिक पकड़िए उसको याद कर लीजिए, ये चीज़ें कर सकते हैं। डेली आपको करंट अफेयर के ऊपर दिमाग लगाने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। डेली का 1-1 घंटा दोगे सिर्फ 5 क्वेश्चन के लिए, वो चीज़ तो आप मंथली से भी कवर कर लोगे ना। और ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है कि आप सारे क्वेश्चन इसमें सही लगा दो, इसका तो रेशो ही बहुत कम होता है, आपका एफिशिएंसी रेशो बहुत कम होता है कि निकल के आएगा रिजल्ट या इतना नहीं इतने पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है जीएस में, इतनी ही चीज़ें। बाकी और भी चीज़ें के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे कॉल कर लेना, ईमेल कर देना, नहीं, ऑलरेडी सारी वीडियो अपलोडेड है, जाके चेक कीजिए और आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। और पहले से ही आप
जुड़े हुए हैं तो आपको जानते ही हैं कि मैं ऑलरेडी चीज़ें प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। हमने रीजनिंग की बात कर ली, हमने जनरल अवेयरनेस की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश को कैसे करना है, क्योंकि 100 मार्क्स की वेटेज रख रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जानते हैं कि इंग्लिश के 3 पिलर हैं आपके, ग्रामर पोर्शन, वोकैब पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन। इन तीनों का ही क्या वेटेज रहने वाला है, क्या टॉपिक वाइज जाने वाले हैं, कितना कितना सेपरेट जाने वाला है, ये जो डाटा है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे कमी मत करना कि आप अच्छे लिसनर ना बन पाओ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप ग्रामर की बात करें तो आपके 45 मार्क्स की वेटेज सिर्फ और सिर्फ ग्रामर लेता है। वॉइस के आपके 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। स्पीच के आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एरर, जिसमें हमें एरर फाइंड करना होता है, उसमें आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इम्प्रूवमेंट, कि सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट कीजिए, उसके भी आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि आपको देखना होगा कि इसमें क्या फिल किया जा सकता है, उसमें आपके 5 क्वेश्चंस का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये ग्रामर पोर्शन देखिए, मैंने उसको प्रेजेंट करने का तरीका ही ऐसा रखा है कि अगर आप इसे खुद भी देख लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं रखा है। तो 45 मार्क्स आपके यहाँ से ग्रामर के हिस्से में जाते हैं। फिर हम देखते हैं वोकैब की। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे तीनों को कैसे प्रिपेयर करना है, पहले समझ लो। वोकैब आपके 15 मार्क्स की जाती है। एंटोनिम्स आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिनोनिम्स आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इडियम्स आपके 5 देखने को मिलेंगे। यहाँ सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि मैम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है कि नहीं, प्रिपेयर करना है कि नहीं। पॉइंट समझ लीजिए, अभी तक जो हम रिसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से देखें ना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार भी देखने को नहीं मिला। पर प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें कुछ शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिल गया था। बहुत कम है, मे भी इस बार भी कोई क्वेश्चन देखने को मिले। चांसेस कम है कि आपके शिफ्ट में मिल जाए, क्योंकि कुछ कुछ शिफ्ट में ही देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, आपको लगता है कि आप इम्पॉर्टेंट जो आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसे कर सकते हैं, तो टॉप 200 याद कर लेना। दैट्स इट। अब ये क्वेश्चन मेरे से मत पूछना कि पढ़े कि नहीं पढ़े, क्लियर कर दिया मैंने यहीं पे। ठीक है, तो ग्रामर वोकैब पोर्शन में आपके 15 मार्क्स यहाँ से रहने वाले हैं। तीनों में ही अच्छे से कमांड बनाएंगे। बात करेंगे इसके ऊपर भी कि वोकैब तैयार कैसे करना है। कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा वेटेज लेने वाला, या वेटेज तो देखो ग्रामर का ज़्यादा है, बट ये टफ में चले जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये टफ में चले जाता है, बिकॉज जो इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ नहीं बना पाते, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत है इसके अंदर, कंपटीशन के अंदर, उनको इंग्लिश से इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पे लैग कर जाते हैं और यहाँ पे मार्क्स नहीं ले पाते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। 3 आपके पैराग्राफ आएंगे। एक पैराग्राफ के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे। 3 पैराग्राफ आने वाले हैं, मतलब कि आपके 15 क्वेश्चन तो आपके इन 3 पैराग्राफ से देखने को मिल जाएंगे। फिर आपके 4 क्लोज टेस्ट आने वाले हैं। हर क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन होंगे। 4 क्लोज टेस्ट आने वाले हैं, तो आपके 20 मार्क्स तो आपके यहीं से बन जाएंगे। फिर आपका जो PQRS होता है, PQRS मतलब आपको 4 लाइनें दे दी जाती हैं PQRS में, और उन्हें ये सोचना होता है कि किसको एक कहानी के फॉर्मेट में, या इस लाइन के बाद ये आना चाहिए, इस लाइन के बाद ये आना चाहिए, इस सीरीज में अरेंज करने के लिए भी PQRS आते हैं। ये आपको 5 देखने को मिलते हैं और 40 मार्क्स आपके यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। ये तीनों ही चीज़ें बहुत क्लियरिटी से समझ आई हैं आपको। मैं नहीं भी समझाती, इसको देख के आप समझ सकते थे। ठीक है, इन तीनों को ही मैंने आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, पिछली बार जो मैंने इंग्लिश स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाई थी ना, उसके ऊपर यही आया था कि हम एक शिफ्ट में तो देखने को मिला था। एवरेज दिया जाता है, पिछले सालों से दिया जाता है इसीलिए, बट आपको ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी है। पहली बात, ग्रामर कैसे तैयार करनी है। ग्रामर के लिए एक ही बुक सजेस्ट है, हर कोई यही बोलता है, वो आपकी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक है, उसको प्रिपेयर करेंगे आप। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की बुक है ग्रामर के लिए, उसको प्रिपेयर करना होगा। बहुत अच्छी बुक है और बहुत आसानी से आप हर एक चीज़ को वहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रामर रट्टे लगाने का खेल नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, 120 रूल याद कर लेते हैं और सारे फंसा लूंगा, नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहाँ पे खेल जो आता है ना, सारा का सारा आपने कितना लॉजिकली चीज़ों को समझा है, कितने कंसेप्ट आपके ग्रामर के अंदर बने हैं, वो बताएंगे। क्योंकि देखो, ये बताना भी तुमको ज़रूरी है कि तुम ये गलतियाँ मत कर देना। पॉइंट ये होता है ना, लोग जाके ना यूट्यूब पे 120 रूल्स देखने लग जाते हैं, उनको लगता है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, और वो भी जो वीडियो बनाने वाले हैं वो भी यही चीज़ कह रहे हैं कि हो जाएगा।
बट उनको भी समझाना ज़रूरी है और आपको भी समझना ज़रूरी है कि चीज़ जो है वो लॉजिक बनाने से है, कंसेप्ट बनाने से है, ना कि रट्टे लगाने से। कंसेप्ट बनाइए, ग्रामर को समझिए कि शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे ये क्यों नहीं लग रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा बनाया गया है। ये कर लोगे ना, कभी रट्टे लगाने की जरूरत नहीं होगी, दिमाग खुद बोलेगा कि यहाँ पे ये कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सोचोगे तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 आपके इसके लिए यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक ही बुक पे स्टिक कर जाओ, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है तो इसी पे स्टिक कर जाओ, भटकना मत कि अब ये ले लेता हूँ, कभी बख्शी की बुक ले लेता हूँ, कभी ये वाली बुक ले लेता हूँ। एक ही बुक ले लो बस। बाकी आपको यूट्यूबर अलग अलग बुक देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो आपको बताएंगे, बट अगर एक पे स्टिक हो जाओ और एक ही से कर लो, नैया पार हो जाएगी। फिर आपकी इडियम्स के वोकैब्स के बारे में बात कर लेते हैं। वोकैब में आपको एंटोनिम्स देना है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ब्लैक बुक आप ले लीजिए, ब्लैक बुक बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इतना ही बोलूँगी, एक बुक बता रही है, इसको रट्टा घोल पी लो, जो कर सको कर लो, इस 6 महीने में ये हो जाना चाहिए और वोकैब के सारे ही क्वेश्चन आप आराम से लगा पाओगे। बात रही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो इस बुक में खासियत है कि टॉप 200 भी प्रोवाइड करता है कि जो बार बार रिपीट करते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉप 200 याद कर लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होती है। वन वर्ड जैसे इडियम याद करने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, उसी तरह से वन वर्ड भी याद करने में दिक्कत नहीं होती है। तो टॉप 200 कर लेना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्लियर है? ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन, इसके लिए देखो आपकी रीडिंग हैबिट कितनी है, आपको कितना अच्छे से चीज़ें आती हैं, वही चीज़ हो सकती है। तो अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, आप इंग्लिश से बहुत अच्छे हैं, आप आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं, वो कैसे पता चलेगा? मूक लगा लीजिए एक बार, आराम से पता चल जाएगा कितने अच्छे हो, कितने नहीं हो, कितने पानी में हो, सब पता चल जाएगा। अगर बेकार हो तो पता है आपको इसको इम्प्रूव करना है, रीडिंग की हैबिट डालिए। और एक क्लोज टेस्ट की बुक आती है, ठीक है, मनीषा मैम की एक बुक आती है, मेरे हिसाब से यही नाम है, मैं पिक भी ऐड कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है, वो बुक आती है। अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपलसरी है, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक है तभी उस बुक को लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, मूक लगाइए, आराम से जो नॉर्मल है वो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपका क्लियर होता है। तीनों ही चीज़ें क्लियर कर दी है, ये भी बता दिया कि क्या गलतियां नहीं करनी है, ये तो बता ही देता है हर कोई कि क्या चीज़ें करना है, ये भी जान लीजिए कि क्या चीज़ें ना करिए, क्योंकि अब ना इतने सारे रिसोर्स हो चुके हैं, इतना ज़्यादा हमारे पास कंटेंट हो चुका है ना, कि पॉइंट ये हो रहा है कि भटक रहे हैं कि ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, साथ ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। एक बार स्टिक कर चाहिए, बस इतना ही करना है। अगर आपने जेन्युइन तरीके से चीज़ों को फॉलो कर लिया ना, मैंने तीनों ही चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है, जेन्युइन तरीके से फॉलो कर लिया ना, बहुत आराम से आप चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे। फिर आपको ये डाउट नहीं रहेगा कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक ही बार में सारी ही चीज़ें क्लियर हुई हैं। इन सबको नोट ज़रूर कर लेना एक जगह पे, जहाँ पे भी आप नोट्स बनाने वाले, नोट्स खुद से बनाइए, इन सब चीज़ों को ज़रूर वहाँ पे ऐड कर लीजिए। जो भी आपको वेटेज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये वेटेज नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको। एक बार खुद से चेक भी कर लेना, माना कि आपको मेरे पे ट्रस्ट है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पर तब भी एग्ज़ाम आपका है, एक बार मॉक लगा लीजिए, देख लीजिए कि क्या ये डाटा सही है। अब देखो ये मैं खुद के लिए कह रही हूँ, तो बाकी अदर जो लोग हैं ना वो भी ये चीज़ें बताते, एक बार खुद से ज़रूर चेक किया करो। ठीक है, अब मेरे को जो आखिरी चीज़ आपको बतानी है वो है कि जो मैं बात कर रही हूँ कि हमें बैच लेने की ज़रूरत है। देखो बैच लेने की इस खास ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे ही बहुत ज़्यादा भरमार है, बट एक चीज़ का बैच के लिए मैं ज़रूर रिकमेंड आपको करूँगी कि एक बार किसी टीचर से जो ऑलरेडी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड हैं, उनसे ही एक बार कोई प्रैक्टिस बैच ज़रूर उसमें एनरोल हो ले। ठीक है, थोड़े ही मनी आपकी इन्वेस्ट होगी, बट देख लेना ये बहुत आसानी से वसूल हो जाएगी जब आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और जिनको भी ये दिक्कत होती है कि वो रेगुलर नहीं हो पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, कि डेली नहीं लगा पा रहे हैं, तो उनके लिए रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी प्रैक्टिस बैच में, तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यही बताती हूँ कि कौन सा प्रैक्टिस बैच ले लें। आपकी इच्छा है, आप लेना चाहे ना लेना चाहे, मेरा काम है आपको रिलेवेंट चीज़ें बताना, और ये भी चीज़ें कि वो अफोर्डेबल है कि नहीं हर किसी के लिए। ठीक है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि किसका बैच हमें लेना है। प्रैक्टिस बैच के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही, इस वीडियो की शुरुआत से ही बार बार कह रही हूँ कि मॉक लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, क्योंकि आपका सिलेबस खत्म होने के बाद बिना अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, PYQ नहीं लगा रहे हैं ना, तो आप लैग कर जाओगे यहाँ पे, और बाकी जो है ना इसका एडवांटेज लेके वो आगे निकल जाएंगे रेस के अंदर। इसके लिए मुझे पता है कि आप यही बोलने वाले हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से प्रैक्टिस बैच ले।
आप ही कुछ बता दीजिए, बिकॉज आप जो चीज़ें बताओगे वो रेलेवेंट ही होने वाली हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत से ही इसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए डिसाइड कर लिया था कि क्या होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच है, चैनल जो है ना उनका ऑलरेडी एक चैनल भी है, स्पार्कल एजुकेशन नाम से उनका चैनल है, वहाँ पे एक प्रैक्टिस बैच है जो कि वहाँ पे डेमो क्लासेस हैं। मैंने उन डेमो क्लासेस को देखा, काफ़ी अच्छा कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से उनका जो प्राइस है, जितना मेरे को याद आ पा रहा है, वो 200 अप्रॉक्स है एक मंथ के लिए, और वो सारे ही सब्जेक्ट, चाहे वो आपको तीनों सब्जेक्ट हों, उसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़, इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए होगा, ठीक है। थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट है, अपने रिचार्ज वगैरह भी तो करवाते ही हो, जितना वो इम्पॉर्टेंट है ना उतना आपके लिए प्रैक्टिस बैच भी इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस के साथ साथ ये चीज़ें करना ज़रूरी है। रीज़न क्या है, आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना, तो आप सिलेबस में ही अटक के रह जाते हो। फिर आप सोचते हो कि जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा कभी तब करूँगा, और उसके बाद कभी सिलेबस ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कभी भी मोड़ नहीं आता जब आपको लगता है कि मैं तैयार हो गया। अगर वो रैंक 1 भी होगा ना, रैंक 1 वाला भी बोलेगा कि मैं अभी भी, मेरा आखिरी दिन पे वो बोल रहा होगा कि मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे और पढ़ना है, ठीक है। ये समुंदर है, इसलिए प्रैक्टिस बैच में एनरोल करेंगे तो बहुत आपके लिए ही फायदा होगा। बाकी आपकी इच्छा है, जाइए एक बार डेमो ले लीजिए, आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा होने वाली है। वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली एक पेड बैच है ये, मैं हर बार आपको फ्री ही रिकमेंड करती हूँ, बट अगर थोड़े से पैसे देके एक अच्छा रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत वर्थ है, और आप सस्ते में ही निपट जाओगे, बहुत आराम से निकल जाओगे। तो ऑलरेडी एक पेड बैच है ये, तो आप ऑब्वियसली उनकी एप्लीकेशन पे जाके कर सकते हैं। मुझे पता है ऑलरेडी इस नाम से ना 2-3 चैनल एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके लिए कन्फ्यूजिंग होगा, पर अगर कोई भी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है ना तो उन्होंने इनकी वीडियो ज़रूर देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे ना उनकी पिक वगैरह जो वीडियो होगी उसके बारे में और उनकी ऐप के बारे में दिखा दूंगी, बाकी आप खुद जाके चेक कर लेना, ठीक है। आपको खुद अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं अच्छा तो ना लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं हर चीज़ रिलेवेंट ही प्रोवाइड करती हूँ और आपको बता रही हूँ, क्योंकि शुरुआत से इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाती आ रही हूँ, बता रही हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ऐसे रिलेवेंटली कुछ नहीं बोल रही होंगी ना, ऐसे अपनी मर्जी से ही बना के कुछ नहीं बोल रही होंगी, तो वो चीज़ें सच में वर्क करती होंगी, इसीलिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वहाँ जाके आप एक बार चेक कर ले, ठीक है, एक बार जाके देख ले, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको अपने में देखने को मिलेगी। बाकी कोई और प्रैक्टिस बैच भी चाहे ना तो देख ले, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम यहाँ जाना ही नहीं है, हमें कहीं और जाना है, वो आपकी इच्छा होने वाली है। बट अगर जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया पूरी वीडियो के अंदर, अगर आपको लग रहा है कि वो हाँ ट्रस्ट करने लायक है, दिस इज़ योर चॉइस। और यहाँ से आप अगर इतने ही अमाउंट में अगर आप निपट सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें क्लियर हैं आपको, हर एक चीज़ आपको क्लियर की है, क्या आपके वेटेज रहने वाली है, क्या बुक्स रहने वाली है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है, और कितनी रिवीजन देनी है, कौन से प्रैक्टिस बैच में एनरोल होना है, ठीक है। अगर नहीं लेना है, अगर कुछ और करना चाहते हो कि नहीं, देखो बुक से करते करते ना वो दिक्कतें आ जाती हैं, बुक से करते करते हमें एक अच्छे सेट के क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा है आप टेक्स्ट बुक पे जाके क्वेश्चंस देखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा एनालिसिस लगा है ऑलरेडी, तो वो आराम से आप मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये कंटेंट। और जो मैंने एनालिसिस किया है, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस का हो, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, ये जो मैंने वेटेज तैयार किया है ये आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। राधे राधे।